गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक गाइज। हमने अपना बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सो गाइज अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर। देखिए गाइज, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस जर्नी को। सो गाइज हमारा चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए गाइज, हमने मैनेजमेंट का मतलब तो समझ लिया था, तो आ जाइए सबसे पहले समझते हैं ये प्रिंसिपल किसे कहा जाता है, तभी समझ में आएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते किसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कोई भी वो स्टेटमेंट, क्या कोई भी वो स्टेटमेंट जो किसी फिनोमिना पे बेस्ड होती है, क्या सो गाइज हमारा चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए गाइज, हमने ये तो पढ़ लिया था पिछले चैप्टर में मैनेजमेंट क्या होता है। तो अगर हमें ये जानना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, तो पहले हमें जानना पड़ेगा प्रिंसिपल किसे कहा जाता है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कोई भी वो स्टेटमेंट जो हमें किसी फंडामेंटल ट्रूथ के बारे में बताती है, क्या कोई भी वो स्टेटमेंट जो हमें किसी फंडामेंटल ट्रूथ के बारे में बताती है और उसके पीछे रीज़न छिपा हुआ होता है, वो किसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है, कोई भी वो स्टेटमेंट जो हमें किसी सच्चाई के बारे में बताती है और जिसके पीछे रीज़न छिपा हुआ होता है। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं वो स्टेटमेंट्स, वो गाइडलाइंस जो मदद करती हैं एक मैनेजर को मैनेजमेंट करने में। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जिसकी मदद से एक मैनेजर क्या करता है, वो अपना मैनेजमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है वो गाइडलाइंस जो मदद करती हैं एक मैनेजर की मैनेजमेंट करने में। ओके, अब गाइज ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये दिए हैं एक बंदे ने जिसका नाम है हेनरी फियोल। क्या, हेनरी फियोल। तो आ जाइए जानते हैं इन भाई साहब ने कौन से प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के। पूरे 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के जो इन्होंने दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, नाम ही बता रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड। सबसे पहले प्रिंसिपल में फ्योल भाई साहब कहते हैं कि अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना तो आपको क्या करना चाहिए, आपको काम को डिवाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही बंदा सारा काम करेगा तो फिर ओवरबर्डन हो जाएगा। तो इसीलिए काम को क्या कर लेना चाहिए, डिवाइड। उसका कहना ये है कि अगर काम को टुकड़ों में तोड़ के करो तो काम बहुत अच्छे से होता है। ये जो प्रिंसिपल है हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि घर में ले लीजिए, अब सबका काम बटा हुआ होता है, कोई खाना बनाएगा, कोई जॉब पे जाएगा, तो ये क्या है, ये है डिवीज़न ऑफ वर्क। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप स्कूल ले लीजिए, स्कूल के अंदर इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ाता है, हिंदी वाला हिंदी पढ़ाता है, ऑफिस वाला ऑफिस का काम करता है, तो सारा काम आपस में क्या है, डिवाइड। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। इस प्रिंसिपल का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर काम को डिवाइड करके करोगे तो एक तो वेस्टेज नहीं होगी, दूसरी बात स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। एक बंदा एक ही काम को बार बार करता रहेगा। अब देखो जो हिंदी पढ़ाता है वो रोज़ हिंदी पढ़ाएगा, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज, तो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी। तो हमारा पहला प्रिंसिपल बहुत आसान था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, कि अगर काम को टुकड़ों में तोड़ के करो तो काम बहुत अच्छे से होता है। काम को डिवाइड करके करना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल आसानी से अचीव हो जाता है। ओके, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड प्रिंसिपल क्या है गाइस, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, किसी बंदे को क्या देना, पावर देना ताकि वो डिसीजन ले सके। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल, किसी इंसान को कोई काम देना। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम देना, अथॉरिटी मतलब पावर देना। तो सेकंड प्रिंसिपल में फ्योल भाई साहब कहते हैं अगर हम
किसी इंसान को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, कोई उसको काम दे रहे हैं, तो उसी काम जितना हमें उसे पावर भी देनी चाहिए, ना तो ज़्यादा देनी चाहिए और ना ही कम, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा दे दी वो पावर को मिसयूज़ करेगा और काम कम करेगा, और अगर हमने कम पावर दी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, तो टाइम पे उस बेचारे का काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल्स टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपके पापा ने आपको कोई काम दिया कि भाई ऐसा है, ये काम करना है तुमने और फटाफट ले आना, और पैसे दिए नहीं, तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गई और ये पावर दी नहीं गई कि तुम पैसे कहीं से ले लो। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये तुम्हें मना किया गया है कि तुम्हें पैसे लॉकर से लेने नहीं है। अब भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, अथॉरिटी दी नहीं, तो कैसे होगा काम पूरा? तो गाइज, अगर हम चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, तो अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल्स टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलरली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोडक्शन मैनेजर को ये कह दिया जाए उसे प्रोडक्शन करना है, लेकिन उसे ये परमिशन नहीं है कि वो रॉ मटेरियल परचेज कर ले, तो कहाँ से करेगा वो प्रोडक्शन? तो गाइज, अगर हम किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो मैचिंग अथॉरिटी भी देनी चाहिए। तो हमने दो प्रिंसिपल पढ़ लिए, पहला प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी और एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी वजह से क्या आई थी? स्पेशलाइजेशन, और यहां पर अथॉरिटी किसके बराबर होनी चाहिए? रेस्पॉन्सिबिलिटी के। तीसरा प्रिंसिपल होता है गाइस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए गाइस, फ्योल भाई साहब कहते हैं कि एक टाइम पर, कमांड मतलब ऑर्डर, कमांड का क्या मतलब है यहाँ? कमांड का मतलब है गाइस ऑर्डर के। देखिए फ्योल भाई साहब कहते हैं यूनिटी मतलब एक, वन पर्सन। तो तीसरे प्रिंसिपल में फ्योल भाई साहब कहते हैं कि अगर हमें कोई कमांड दे रहा है तो गाइस कमांड देने वाला सिर्फ एक ही बंदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक से ज़्यादा बंदे हुए कमांड देने वाले तो वर्कर विल गेट कंफ्यूज, वो समझ में नहीं आएगा करूँ क्या। सोचिए, अगर एक वर्कर को एक से ज़्यादा बॉस हो जो उसे कमांड दें, तो उससे क्या होगा? उसे समझ में ही नहीं आएगा करूँ क्या। तो अगर आप चाहते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल आसानी से हो जाए, वर्कर कंफ्यूज ना हो, तो देयर मस्ट बी ओनली वन बॉस। एक ही बॉस होना चाहिए जो वर्कर को क्या करे? कमांड दे। अब सोचिए, आप लोग स्कूल में हो, ठीक है, अब एक टीचर कहता है हिंदी की बुक्स निकालो, एक कहता है इंग्लिश की निकालो। अब आप क्या सोचोगे, यार किसकी माने? अब इनकी मानेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा, इनकी मानेंगे इनको बुरा लग जाएगा। तो इसीलिए देयर मस्ट बी वन बॉस ओनली, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो वर्कर क्या हो जाएगा? कंफ्यूज। तो एक टाइम पर एक ही बंदा होना चाहिए कमांड देने के लिए, तो यूनिटी ऑफ कमांड। तो गाइज, हमने तीन प्रिंसिपल पढ़ लिए। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और थर्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। फोर्थ गाइज, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब कि देखिए गाइस, फ्योल भाई साहब कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी होनी चाहिए डायरेक्शन को लेकर। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट का एक ही गोल होना चाहिए और एक ही बॉस होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर एक से ज़्यादा गोल होंगे तो अब सब इधर उधर हो जाएंगे, कैओस हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक डिपार्टमेंट का एक ही गोल होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही गोल होगा तो सब के सब उसी डायरेक्शन में काम करेंगे, यूनिटी रहेगी डायरेक्शन की, कोऑर्डिनेशन में काम हो पाएगा आसानी से। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि एक डिपार्टमेंट का क्या होना चाहिए? एक ही गोल होना चाहिए और एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शन होंगे तो वर्कर क्या हो जाएंगे? अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा गोल हुआ तो वो क्या हो जाएंगे? डाइवर्स हो जाएंगे, वो इधर उधर जाने लगेंगे। तो चौथा प्रिंसिपल बोलता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के सबको एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। तो सभी डिपार्टमेंट का एक ही गोल होना चाहिए ताकि सभी एक ही डायरेक्शन में काम करें। तो हमने चार प्रिंसिपल पढ़ लिए। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होगा तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगी।
यहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होना चाहिए, यहाँ पर एक ही बंदा होना चाहिए कमांड देने वाला, और यहाँ पर जो गोल है वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ताकि सभी एक ही डायरेक्शन में काम करें। अब हमारा पांचवा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्या? डिसिप्लिन। अब गाइज डिसिप्लिन वर्ड से तो हम बहुत बोर हो चुके हैं ना। सो गाइज इस प्रिंसिपल में डिसिप्लिन यहाँ वो डिसिप्लिन नहीं है जो आपको अनुशासन वाला डिसिप्लिन। गाइज यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड एम्प्लॉयज। फ्योल भाई साहब कहते हैं कि देखिए कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके लिए बढ़िया कमिटमेंट दें, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उन्हें भी क्या करना चाहिए, उन्हें बोनस देना चाहिए। ये नहीं कि वो बेचारे तो अच्छा काम करे जा रहे हैं और फॉर्म उनको बोनस नहीं दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि देयर मस्ट बी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि अगर टॉप लेवल वाले लेट आते हैं कोई बात नहीं और मिडिल वाले आते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलती है, या फिर लोअर वाले आते हैं उनको पनिशमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी। इससे क्या होता है, इससे बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा, नहीं तो वो सोचेगा ये तो कोई बात नहीं होती, अगर हम लेट आ जाए तो हमको डांट पड़ती है, ये लेट आए इनको कुछ नहीं। तो प्रिंसिपल और डिसिप्लिन का मतलब है कि सबके लिए डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, बराबर, सबके लिए रूल्स क्या होने चाहिए, सेम। ओके, तो हमने पांचवा प्रिंसिपल पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो चाहते हैं कि उन्हें कमिटमेंट मिलना चाहिए तो उन्हें भी सामने से बोनस देना चाहिए अच्छा एम्प्लॉयज़ को, तभी वो अच्छा कमिटमेंट करेगा। और दूसरी बात, जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, वो क्या होने चाहिए, सबके लिए सेम। ओके, सिक्स्थ गाइस, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। छठा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखिए गाइस, यहाँ ऑर्डर का मतलब है हर चीज़ का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, चाहे वो इंसान हो और चाहे वो सामान हो। फ्योल भाई साहब कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान का भी और सामान का भी एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, क्योंकि अगर एक प्रॉपर प्लेस होगा तो गाइज उससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब सोचिए, मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर रूम नहीं है, सामान कोई इधर पड़ा रहता है कोई उधर पड़ा रहता है, तो ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, जो लोग आपके यहाँ काम करते हैं उनका कोई कैबिन नहीं है, तो अब ढूंढते रहो कौन कहाँ है कौन कहाँ है। तो इसीलिए फ्योल कहता है अगर आप चाहते हो ना टाइम वेस्ट हो ना एफर्ट्स वेस्ट हो, तो हर चीज़ का क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लेस। अब ये प्रिंसिपल तो आपने घर में भी देखा होगा, आप जाते हैं मॉल्स में, वहाँ आप देखते हैं शेल्फ बनी हुई होती है और हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से अपनी जगह रखी हुई होती है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्कूल के अंदर आप देखते हैं प्रिंसिपल का अपना ऑफिस है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इससे ना तो हमारा टाइम वेस्ट होता और ना ही हमारे एफर्ट्स। तो हमने 6 प्रिंसिपल पढ़ लिए मैनेजमेंट के। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, चौथा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, पांचवा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन और छठा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सातवां प्रिंसिपल होता है गाइज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। देखिए गाइस, फ्योल कहता है अपने सातवें प्रिंसिपल में कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उन सब के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स और रिलीजन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपके लिए एम्प्लॉयज़ क्या होने चाहिए, सेम, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो। तो हमारा सातवां प्रिंसिपल है फ्योल का इक्विटी। अब वो ये भी नहीं कह रहा कि सबको इक्वल सैलरी दो, कहीं सोच रहे हो पियोन की सैलरी भी इतनी, मैनेजर की सैलरी भी इतनी, वो सैलरी की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है इक्वल ट्रीटमेंट की, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब मेल है तो रिजेक्ट कर दिया, फीमेल है सेलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इससे क्या होता है, बंदा डिमोटिवेट नहीं होता। मान लीजिए आपने किसी का प्रमोशन कर दिया सीनियरिटी के बेसिस पे, अब जिसने मेहनत करी वो बेचारा ऐसे ही रह गया, जो सीनियर था उसका प्रमोशन हो गया, तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेट हो रहा है। सो गाइज, हमारा 8th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन। देखिए, रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, जो एम्प्लॉयज़ को
काम करने के बदले दी जाती है। फियोल भाई साहब कहते हैं कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा फेयर रिम्यूनरेशन देनी चाहिए। फेयर रिम्यूनरेशन का मतलब है जितनी उनसे मेहनत करा रहे हो उन्हीं के मेहनत के हिसाब से उनको पैसे मिलने चाहिए। वो ये नहीं कहते आप कितने पैसे दो, वो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी है बड़ी है, वो आप डिसाइड करें। बस वो रिम्यूनरेशन क्या होनी चाहिए, फेयर। इससे एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेट। अब अगर आप उसको बेचारे को मेहनत तो इतनी कराओ, पैसे बिल्कुल ना दो, तो वो क्या कहेगा, अरे छोड़ना, हम नहीं करते ऐसा काम। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय को क्या देनी चाहिए, फेयर रिम्यूनरेशन देनी चाहिए। ओके, 9 प्रिंसिपल है गाइज, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। क्या, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। देखिए गाइस, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट, एक बंदे का इंटरेस्ट, और जर्नल इंटरेस्ट का मतलब होता है सबका इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन मतलब नीचे के। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए बंदे के इंटरेस्ट से। मतलब मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप एक जगह पर एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम करते हो, ठीक है, आपने परचेज मैनेजर को रिकमेंड करा कि यार मटेरियल मेरे दोस्त से लेना, ठीक है, जबकि जो परचेज मैनेजर था अब वो सोच रहा था यार जहाँ से कंपनी लेती है वहाँ तो सस्ता मिलता है, लेकिन आपने उसको क्या करा, प्रेशराइज। आपने अपने दोस्त के फायदे के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान करवा दिया। तो गाइस, फियोल कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम होगा तभी तो आपका फ़ायदा है। अब आप एक बार के चक्कर में, अपने फ़ायदे के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या करना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए जर्नल इंटरेस्ट के सामने। देखिए, फियोल ने एक बात और कही है कि हर एक इंसान का एक इंटरेस्ट होता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक इंटरेस्ट होता है, अपना इंटरेस्ट, जर्नल इंटरेस्ट। अगर दोनों के इंटरेस्ट एक ही डायरेक्शन में है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर दोनों के इंटरेस्ट एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए दोनों के इंटरेस्ट को एक ही डायरेक्शन में लाने की। बट अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए जर्नल इंटरेस्ट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है लॉसेस के पीरियड से और बंदा चाह रहा है उसके सैलरी बढ़ जाए, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने प्लान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन होगी तभी तो उसकी जॉब होगी। तो ये प्रिंसिपल कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। ओके गाइस, 10th प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। क्या, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। के देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो हमेशा चेन में होना चाहिए। मतलब मान लेते हैं हमारे पास ये रही चेन, ए बी सी डी ई एफ जी। तो मान लो अगर ए को डी से बात करनी है तो ये नहीं है कि वो डायरेक्ट क्या करेगा, वो डायरेक्ट डी के पास चला जाएगा। पहले ए जाएगा बी के पास, फिर जाएगा सी के पास, फिर जाएगा डी के पास, ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट उसके पास चला गया तो ऐसे कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। बट अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो गाइज, फियोल ने इसके लिए एक शॉर्टकट भी दिया है कि अगर कोई बहुत ही अर्जेंट बात है और ऐसा आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ए को जी के पास जाना था तो ए जी के पास डायरेक्ट भी जा सकता है। इसे कहा जाता है गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं इसको, गैंग प्लैंक। अगर आपकी जानकारी बहुत ही अर्जेंट है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसे में इस चेन को तोड़ सकते हो और आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो हमारा 10th प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। के देखो, अगर कोई भी बात करनी है हमेशा चेन फॉलो होनी चाहिए। अब ये नहीं कि अगर अंबानी के वर्कर को छुट्टी चाहिए तो सीधा क्या अंबानी को कॉल करी, सर मैं आ नहीं पाऊंगा छुट्टी, तो ऐसा नहीं है, वो डायरेक्टली उससे बात नहीं कर सकते। ओके, तो हमने 10 प्रिंसिपल पढ़ लिए फियोल के। हैं तो 14, लेकिन आज के लिए इनफ रहेंगे। अगली क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइज,
इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइज हमने 10 प्रिंसिपल सीखे, तो अभी पूरे तो नहीं हुए, तो हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं ताकि वो भी फ़ायदा ले सकें। ओके।